लास्ट क्लास हम लोगों की जो हुई थी उसमें हम लोगों ने अलग अलग ग्रुप्स में और अलग अलग पीरियड्स में किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है इस वाले मुद्दे पे बातचीत की थी। और साथ ही साथ इस पे भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि आखिर कौन कौन से ट्रेंड्स हम लोगों को हमारे सिलेबस में पढ़ने हैं। राइट, अच्छा। तो ऐसे केस में हम लोगों ने फ़िलहाल जो ट्रेंड आज की क्लास के लिए चुना है वो है आप लोगों का एटॉमिक साइज एंड कैरेक्टर। कैरेक्टर कौन से वाले कि वो गुड एलिमेंट है या वो बैड एलिमेंट है, इस तरीके का कोई कैरेक्टर नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरीके का कैरेक्टर नहीं। हमने चुना है उसको किस पर्पस के लिए, उसके मेटालिक कैरेक्टर और उसके नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बातचीत करने के लिए। तो एक बात का अगेन मैं कहूँगी, कृपया करके ध्यान रखें, वो ये कि आपको अभी जो कंसेप्ट दिए जा रहे हैं ये कंसेप्ट दिए जा रहे हैं आपको एक क्लास 10th का बच्चा समझ के जिसे जेड इफेक्टिव क्या होता है, जिसे स्लैटर्स रूल क्या होता है, वगैरह 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 वगैरह, ये सब नहीं आते और आ भी नहीं सकते क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है ना। अगर ये तुम लोगों के सिलेबस का पार्ट होता तो डेफिनेटली मैंने तुमको ये चीज़ सिखाई होती और उसके बाद इस टॉपिक को स्टार्ट किया होता, जैसा कि मैं करती हूँ ऑलरेडी क्लास 11th वगैरह के लिए। बट आपका सिलेबस ये सब परमिट नहीं करता है। आपका सिलेबस पता है क्या परमिट करता है? फटाफट 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 थोड़ा 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 सा ऊपर ऊपर से बता दो और उस ऊपर ऊपर के हिसाब से एक जो लड़का या जो एक लड़की है उसको उतनी जानकारी दे के बस ये कर दो कि हाँ हमने एक पीरियोडिसिटी नामक एक चैप्टर पढ़ा था, बस ख़त्म। बाकी आपका और कुछ भी नहीं करता है सिलेबस, ताकि जब आप क्लास 11th में इन सब चीज़ों को पढ़ो तब आपको उतना ज़्यादा धक्का ना लगे, उतना ज़्यादा अजीब ना लगे कि अरे ये क्या सुन रहा हूँ मैं, अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा आपको कम अजीब लगे, बस उतना आपका सिलेबस आप लोगों को बताता है, बाकी आपको और कुछ भी नहीं बताता है। ठीक है, तो हम लोग भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही काम करने वाले हैं। जितना वो बता रहा है, जितना वो अलाउ कर रहा है, सब कुछ सिर्फ उतना ही उतना। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं टॉपिक एटॉमिक साइज से। तो ये जो टॉपिक है एटॉमिक साइज, इसका आज हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ेंगे। तो इसका पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ने से पहले आपको एटॉमिक साइज होता क्या है इसका मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको इसका मीनिंग पता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एटॉमिक साइज, देन यू कैन ईजिली कोरिलेट इट, अदरवाइज यू वोंट, यू कांट। ठीक है, देखो मीनिंग क्या है। हम सब जानते हैं कि एटम के पास आजू बाजू हमारी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, बढ़िया है। बीच में सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो मैं इसको फिलहाल न्यूक्लियस को एन सिंबल से इंडिकेट कर रही हूँ। तो जिस तरीके से हम लोग, ठीक है ना, आपका सर्कल चैप्टर पढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो ये न्यूक्लियस होता है एन, इसे उस पर्टिकुलर सर्कल के सेंटर के जैसे आपको ट्रीट करना है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, सर्कल के सेंटर के जैसे ट्रीट करना है। और इस पर्टिकुलर से सेंटर अज्यूम करते हुए आप देखो, जो एटम होता है उसमें सिर्फ एक शेल नहीं होता। एटम में तो बहुत सारे शेल होते हैं, के शेल होता है, एल शेल होता है, एम शेल होता है ना। कुछ शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ शेल्स में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, कई शेल्स खाली होते हैं। तो एक्चुअली में आप लोगों का जो लास्ट शेल होगा जो भरा हुआ होगा, लास्ट शेल जो इलेक्ट्रॉन से भरा है, ठीक है, वो आपका आखिरी शेल जो इलेक्ट्रॉन से क्या है, भरा है। उस लास्ट शेल जो कि इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ रहता है, उस शेल को आप अपना क्या मानते हो, अपने सर्कल की बाउंड्री मानते हो। आप अपने सर्कल की क्या मानते हो, बाउंड्री मानते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान के चलिए मेरे को सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,8,1, है ना। यानी कि इसके के शेल के पास इलेक्ट्रॉन है, इसके एल शेल के पास इलेक्ट्रॉन है, इसके एम शेल के पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एन शेल भी है, बट उस एन शेल के पास कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं है। डन, है ना, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं है।
तो ऐसे में एन शेल को आपको कंसिडरेशन में लेना ही नहीं है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है उसे क्यों कंसिडर करना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है उसे कंसिडर करो, बराबर। तो मान लेते हैं कि आपके पास जो भी लार्ज शेल है उसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन है उसे आप अपनी सर्कल की बाउंड्री मानेंगे। तो ये हो गया सेंटर, ये न्यूक्लियस हो गया आपका सेंटर, और इस सेंटर से लेके मान लेते हैं ये हो गई आप लोगों की आउटर बाउंड्री। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कहा जाता है आप लोगों का एटॉमिक रेडियस। इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, एटॉमिक रेडियस। यानी कि एटॉमिक रेडियस क्या है, ये बेसिकली एक तरीके का डिस्टेंस है। किसके बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन आप लोगों का न्यूक्लियस एंड आपका शेल हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो शेल जिसके पास क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब अगेन वही सेम चीज, आखिरी इलेक्ट्रॉन। इसे कहते हैं एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज, है ना। जितना उसका रेडियस होगा उतना ही उसका साइज भी होगा। अब हमें हमारी आज की क्लास में ये पढ़ना है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, यानी कि अलोंग द पीरियड अगर हम मूव करेंगे, या फिर अगर मैं टॉप टू बॉटम मूव करूंगी, यानी कि डाउन द ग्रुप अगर मैं मूव करूंगी, तो ये एटॉमिक साइज में किस तरीके से क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने हमारी सबसे पहले हेडिंग डाली फटाफट फटाफट कि आखिर अलोंग द ग्रुप जाने पर आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसको ना कोई थ्योरी वगैरह से समझने से ज़्यादा बेटर है मेरे अकॉर्डिंग, आप एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल के वाया आप इसको समझिए। जैसे कि हम लोगों को पता है कि ग्रुप के कोई भी 3 एग्जाम्पल बहुत ही आसानी से लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया एक लिथियम, एक मैंने ले लिया सोडियम, और एक एग्जाम्पल हमने उठा लिया पोटेशियम। ठीक है, ग्रुप के हैं, फर्स्ट ग्रुप के लोग हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, बराबर। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2,1, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2,8,1, और पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2,8,1, बराबर। अच्छा, अब आप एक काम करिए, इसको रिप्रेजेंट करिए, है ना, इसका स्ट्रक्चर बनाइए। तो इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा रहेगा। ऑब्वियस है कि न्यूक्लियस रहेगा, मैंने छोटू सा न्यूक्लियस बना लिया। फिर उसके आजू बाजू आपका नो डाउट के शेल रहेगा, और के शेल के आजू बाजू आप लोगों का क्या रहेगा, एल शेल। के शेल में क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो देखो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने रिप्रेजेंट किया, और यहाँ पे आपके एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, डन है। अब अगर मैं सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन बनाती हूँ, तो सोडियम के कॉन्फ़िगरेशन में टोटल आ गए हैं 3 शेल्स, बराबर। आपको देख के समझ में आ रहा है, ये हो गया के शेल, ये हो गया एल शेल, ये हो गया आपका एम शेल। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मुझे इस बार एक और इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। चलो ये भी हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाना पड़ेगा। तो जो एम शेल है उसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, लेकिन जो एल शेल है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप लोगों के 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। अच्छा, तो ये हो गए देखो आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स, बराबर। और आपका जो के मतलब पोटेशियम है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो पोटेशियम के डायग्राम मतलब पोटेशियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो पोटेशियम के पास के शेल भी है, इसके पास एल शेल भी है, इसके पास एम शेल भी है, और इसके पास एन शेल भी है। तो अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए तो आपको एक और गोले की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। दैट एक और गोला विल रिप्रेजेंट योर एन शेल। उस गोले में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और एम शेल के पास आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करवाने पड़ेंगे, वहाँ पे आप लोगों को 8 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करवाने पड़ेंगे। तो तुम खुद देखो, साफ साफ देखो कि जब हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, मतलब जैसे जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में नीचे जा रहे हैं, तो पीरियोडिक टेबल में नीचे जब आप जा रहे हो, भले आप ज़्यादा कूद ही नहीं मार रहे कि एक एलिमेंट के बाद डायरेक्टली चौथे एलिमेंट में कूद गए, हम एकदम सीक्वेंशियली नीचे जा रहे हैं, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, बट सीक्वेंशियली नीचे जाने के बावजूद भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको खुद अपनी ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है कि कंटिन्यूसली आपका जो साइज है, एटॉमिक साइज जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
बराबर, खुद अपनी आंखों से देखो, खुद दिख रहा है ना, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले केस में एटॉमिक साइज था न्यूक्लियस से आउटर बॉडी तक का डिस्टेंस, यानी कि इतना डिस्टेंस। फिर आप जब सोडियम के पास गए तो न्यूक्लियस तो चलो ठीक है, जहाँ है वही है, बट आपको थोड़ा दूर तक का डिस्टेंस नापना पड़ गया। दूर तक क्यों जाना पड़ गया? क्योंकि आपके लिथियम के केस में वो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एल शेल तक था, तो आपको सिर्फ एल शेल तक जाना था। और सोडियम के केस में वो आखिरी इलेक्ट्रॉन एम शेल तक चला गया, तो आपको एम शेल तक जाना होगा। उसके बाद आपको उसके आखिरी तक भी जाना होगा, ये देखो ऐसे। तो इसका मतलब जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। और इसके इंक्रीज होने का रीज़न ये होता है कि न्यू शेल्स आर एडेड। नए शेल्स क्या होते हैं? जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। और जब नए शेल्स जुड़ते जाते हैं तो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी दूर होता जाता है। और अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर होता जाता है तो देयरफॉर जो डिस्टेंस है सेंटर से उस आखिरी इलेक्ट्रॉन तक की, वो बढ़ जाती है और देयरफॉर साइज बढ़ जाता है। ठीक है, तो पेपर में दो चीज़ें पूछी जाती हैं। 1 मार्क के लिए सबसे पहले ये पूछा जाता है डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमें ये लिखना पड़ता है डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ेगा। मतलब आप जितना नीचे 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 जाओगे क्या होगा? साइज बढ़ता ही जाएगा। और दूसरा, इसी सेम चीज़ का आपको गिव रीजन पूछा जाता है, ठीक है, कि वाई एटॉमिक साइज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो फिर आपको प्रॉपर तरीके से वहाँ लिख के देना पड़ता है, एग्जाम्पल्स वगैरह को इलस्ट्रेट करते हुए, कि डाउन द ग्रुप जाने पर, ठीक है, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट जाने पर न्यू शेल्स क्या होते हैं? ऐड होते हैं, जिनकी वजह से साइज में क्या होती है? इंक्रीमेंट होती है। कितना प्यारा था, है ना? एकदम मस्त से हमने एटॉमिक साइज का वेरिएशन पढ़ रहे थे, जो हमने एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब हम लोगों को इसी का वेरिएशन पढ़ना है एक और, कि अगर आप मान के चलिए आप अलोंग द पीरियड चलते हैं। अलोंग द पीरियड का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट नहीं चला जाता है, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चला जाता है। तो लेफ्ट टू राइट चलने के लिए उस वक्त क्या होगा? तो देखो कैसा रहता है, ऐसा मान के चलना कि नीचे जाने पे इंक्रीज होता है, तो लेफ्ट टू राइट पे जाने पे तो ज़रूर डिक्रीज होता होगा, है ना? ये बहुत ही बेतुका लॉजिक है, ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में जब आप आगे के लिए कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पढ़ें जो हो सकता है डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज हो रही हो, बट अलॉन्ग द पीरियड जाने पे हो सकता है कांस्टेंट हो। कांस्टेंट मतलब नो चेंज। तो ऐसा मत सोचना कि अलॉन्ग द ग्रुप में अगर डिक्रीज हो रहा है तो पीरियड में तो इंक्रीज ही होगा, ऐसा नहीं, ठीक है? याद रखना, लॉजिकली ऐसा रट्टा नहीं मारना। तो देखो अलॉन्ग द पीरियड में पहले मैं बता देती हूँ, इसको अगेन समझने के लिए हम पीरियड के कोई भी 3 एलिमेंट उठा लेते हैं, कोई भी, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे 3 एलिमेंट उठा लिए एग्जाम्पल के तौर पर। एक उठाया बोरॉन, एक उठाया कार्बन और एक उठाया नाइट्रोजन, दैट्स ऑल, ठीक है? इतने में काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं बोरॉन के एटॉमिक नंबर पर, ठीक है? अच्छा, तो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुकी हूँ कि एटलीस्ट 20 तक तो आपको पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स रट्टा मार के याद होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो दिक्कत होगी। तो खैर, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो इसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2,3, इसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2,4, इसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2,5। अगर शेल्स की बात करें तो बोरॉन के पास भी वही 2 शेल्स हैं घिसे पिटे, Kl। कार्बन और नाइट्रोजन, इनके पास भी वही 2 शेल्स हैं घिसे पिटे। इसका मतलब जब हम लोग ग्रुप में जा रहे थे तो शेल्स बढ़ रहे थे, बराबर। जब हम लोग ग्रुप में जा रहे थे तो शेल्स बढ़ रहे थे, लेकिन पीरियड में हम जब जा रहे हैं नो न्यू शेल्स, कोई नए शेल्स यहाँ पर नहीं है, कोई भी नए शेल्स नहीं। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैडम फिर तो अगर शेल्स आप लोगों के लेट से बढ़ ही नहीं रहे तो फिर तो डिस्टेंस उतने का उतना ही रहेगा, डिस्टेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना? तो इसीलिए पीरियड में जाने पे डिस्टेंस को रख लेते हैं कांस्टेंट। चलिए, ऐसा नहीं होता, होना चाहिए, लॉजिकल है ना? नो न्यू शेल्स एडेड,
सो देयरफॉर डेफिनेटली एक स्टूडेंट को ऐसा लगना चाहिए कि जो डिस्टेंस है फिर तो डिस्टेंस फिक्स हो गया है, डिस्टेंस तो चेंज ही होगी ना, चेंज ही नहीं हो रहा है ना। और अगर डिस्टेंस फिक्स हो गया है सो जो आपका एटॉमिक साइज है वो भी फिक्स हो जाएगा, और एटॉमिक साइज अगर फिक्स हो जाएगा तो फिर तो कोई भी चेंज नहीं होगा, फिर तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा होना तो चाहिए, बट हम लोग अपने होने या नहीं होने से हमारे तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए बट ऐसा हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। हमें रिजल्ट्स पे बातचीत करनी पड़ती है, हमें प्रूफ पे बातचीत करनी पड़ती है कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ऐसा नहीं होता, पीरियड में जाने पे साइज फिक्स नहीं रहता है। एक्सपेरिमेंटली चीज़ें डेटा से साइजेस निकाले गए और एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ देखी गई कि धीरे भले ही ज़्यादा चेंज नहीं आता बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो धीरे 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 ग्रेजुअल साइज में डिक्रीज होने लगता है। ग्रेजुअल डिक्रीज मतलब ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज नहीं देखने को मिलता है। जैसे पहले वाले का अगर एटॉमिक साइज 1.81 है तो दूसरे वाले का 1.80 हो जाएगा। बस इतना छोटा सा, इतना माइन्यूट सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, वहाँ पे ग्रेजुअल डिक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ओके, ठीक है, तो आपको ग्रेजुअल डिक्रीज देखने को मिलेगा। अब हमको ये समझना है, इसका रीज़न हमको बेसिकली अब समझना है कि आखिर ये ग्रेजुअल डिक्रीज हमको देखने को क्यों मिलता है। क्योंकि मैडम शेल तो ऐड ही नहीं हो रहे, तो जब शेल ऐड ही नहीं हो रहे, कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, जो चीज़ वैसी की वैसी है, तो फिर डिक्रीज क्यों हो रहा है भाई? वैसे का वैसे ही रहे लेकिन डिक्रीज क्यों, ये हमें रीज़न समझना है। तो इसको समझने के लिए आप लोगों को कुछ जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जैसे कि स्लैटर्स रूल। बट अगेन ये सारी चीज़ें अभी आपके 10वीं के सिलेबस में पॉसिबल नहीं है आपको ये सब बता पाना। तो देयरफॉर हम लोग सिर्फ ये जानकारी थोड़ी सी ऊपरी तौर पर लेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैं समझाने की कोशिश करूंगी बट इसका जो डिटेल लॉजिकल एकदम सटीक एक्सप्लेनेशन है वो आपको अगेन 11वीं कक्षा में मिलेगा। तो देखो, हमने ये देखा कि जो हमारे पास बोरॉन था, उस बोरॉन के पास उसके न्यूक्लियस में, ठीक है, उसके न्यूक्लियस में अगर हम बात करें तो उसके न्यूक्लियस में 5 न्यूट्रॉन्स थे। उसके न्यूक्लियस में, एक मिनट, आप लोगों के जो बोरॉन है उस बोरॉन के पास प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनकी क्वांटिटी मैं देख रही हूँ। तो उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की जो क्वांटिटी थी वो 5 थी, इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी भी डेफिनेटली उतनी ही होगी, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स किसी भी न्यूट्रल एटम के केस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा, ठीक है, ओके। तो ये जो आप लोगों का बोरॉन है इसमें जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, इन न्यूट्रॉन की जो क्वांटिटी हो जाती है ये हो जाती है कितनी, 6। कार्बन की बात करें, कार्बन के पास प्रोटॉन होते हैं 6, इलेक्ट्रॉन भी 6 और न्यूट्रॉन भी 6। और अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन में प्रोटॉन होता है 7, इलेक्ट्रॉन होता है 7 और न्यूट्रॉन होता है 7। अब देखो, एक बहुत ही कॉमन सेंस है कि इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट में क्यों हैं। वाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन देयर ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में क्यों हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर इन देयर पोजिशन, ठीक है, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट में अपने अपनी पोजीशन में, ठीक है, इसीलिए हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको पकड़ के रखा है, उन इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने क्या करके रखा है, उसको पकड़ के रखा है। अच्छा, ठीक है, ओके। बल्कि मैडम ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया कहाँ से, बताओ, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया कहाँ से। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अचानक से ऊपर से तो टपका नहीं होगा, राइट। ये कहाँ से आया मैडम ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेसिकली ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये इम्पार्ट करता है न्यूक्लियस। मतलब अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि न्यूक्लियस का काम सिर्फ टाइम पास करना है तो ऐसा नहीं, न्यूक्लियस इम्पार्ट करता है, ये पता है, न्यूक्लियस इम्पार्ट करता है। अच्छा, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के पास मैडम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से आता है।
तो ये जो न्यूक्लियस है इसके पास ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आपके प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे क्या आता है, आप लोगों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके पास आता है। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने का काम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन हम तेरे को अपनी जगह से हिलने नहीं देंगे। इसके बारे में अपन डिटेल पढ़ते हैं 11th क्लास में, जेड इफेक्ट, स्लैटर्स रूल वगैरह वगैरह, बट अभी उतना तो नहीं पढ़ सकते, बट जितना मैं सिंप्लीफाइड वे में बता सकती हूँ उतना बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, ये काम करता है। अब तुम सोचो, इमेजिन करो कि किसी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है। इमेजिन करो, लेट इमेजिन, ठीक है, आप सिर्फ इमेजिन करो कि किसी चीज़ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत हाई है। हाई होने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन को बहुत ही उसने टाइटली पकड़ के रखा है, या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है ना, कि मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, है ना, इस तरीके की हरकत कर रहा है वो उसके साथ। ओके, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई रहता है, इलेक्ट्रॉन टाइटली होल्ड होते हैं, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, सो देयरफॉर मैं ये कह सकती हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव करना शुरू कर देता है इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब टुवर्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास, है ना। तो अब तुम इमेजिन करके देखो कि आपके पास एक न्यूट्रल एटम है और धीरे धीरे उसके ऑर्बिट अंदर की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे उसके ऑर्बिट्स अंदर की तरफ जा रहे हैं। मतलब मान के चलिए कि पहले इस तरीके से आपके पास एक ऑर्बिट है, ठीक है, और धीरे धीरे ये इस तरीके से अंदर जा रहा है। तो अगर वो न्यूक्लियस के पास ऑर्बिट अंदर जाएंगे तो उनका साइज क्या होगा, छोटा होने लगेगा। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो आप लोगों का जो साइज होता है ये साइज कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। एंड ऑब्वियस है कि हमारे अंदर कॉमन सेंस है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़्यादा होने से साइज कम हो रहा है, ठीक है, सो देयरफॉर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इमेजिन, तो साइज क्या हो जाता, साइज फिर बढ़ जाता। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर न्यूक्लियस ज़्यादा ताकत लगाएगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो एटम का साइज कम होता है, एटम का साइज छोटा होता है। तो जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, जब हम लोग क्या होते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बराबर, तो लेफ्ट टू राइट जाने में जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप लोगों का जो साइज है वो डिक्रीज होता है, बराबर। तो साइज अगर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब ज़रूर आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बराबर, ज़रूर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो रहा होगा, वो इंक्रीज हो रहा होगा लेफ्ट टू राइट जाने पे। ज़रूर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीज होने की वजह से साइज घटा। अब हमें यह समझना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों भाई इंक्रीज हो गया बैठे बैठे, क्यों आखिर, जिसकी वजह से साइज धीरे 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 लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होने लगा। ये अब हमको समझना है। रीज़न तो क्लियर है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्यों डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज इसीलिए डिक्रीज होता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। अब हमको ये समझना है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आखिर फोर्स, ठीक है, बराबर, क्यों इंक्रीज हुआ, व्हाट वाज द रीजन, फोर्स क्यों इंक्रीज हुआ। अच्छा, ठीक है, तो फोर्स आया कहाँ से, बताओ, आया कहाँ से, आया यहाँ से कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों के जो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, पकड़ के रख रहे हैं एकदम मज़े से कि रुक हम तेको पकड़ेंगे पकड़ेंगे पकड़ेंगे, ऐसे ये वाली वो हरकत कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो ना, बराबर, जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो लेफ़्ट टू राइट में देखो आपका जो ये आखिरी शेल है, देखो, क्योंकि आखिरी शेल ही साइज डिसाइड करता है। जो आखिरी वाला शेल है वो आखिरी वाला शेल ही साइज डिसाइड करता है, इनर शेल डिसाइड नहीं करते। यानी कि बोरॉन जिसके पास 2,3 है, कार्बन जिसके पास 2,4 है, अगर मैं इनमें कंपैरिजन करूं तो ये जो 3 है
इस 3 से साइज डिसाइड होगा, इस 4 से साइज डिसाइड होगा, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों को दिख रहे हैं और क्योंकि आपको यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन साइज को डिसाइड करेंगे। तो बोरॉन का जो न्यूक्लियस था, बोरॉन के न्यूक्लियस के पास कितने प्रोटॉन्स थे? 5 प्रोटॉन्स, बराबर। ये 5 प्रोटॉन्स मिलकर इस 3 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। आ जाओ, ठीक है, बराबर। 5 प्रोटॉन मिलके इसके 3 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। और जब हम कार्बन के पास गए तो कार्बन के जो 6 प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में, वो इस 4 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। अच्छा, तो अगर मैंने पूछा कि भाई 5 प्रोटॉन मिलकर 3 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जो है उनको 5-5 प्रोटॉन खींच रहा है, 5-5 प्रोटॉन। और मैंने बस ऐसे ही तुमसे क्यूरियोसिटी वाइज पूछ लिया, अगर मैंने क्यूरियोसिटी वाइज पूछ लिया कि इमेजिन अगर एक प्रोटॉन अगर होता तो एक प्रोटॉन की वजह से उस इलेक्ट्रॉन, उन तीनों इलेक्ट्रॉन्स पे कितना फोर्स लगता। ऐसे ही मैंने जस्ट क्यूरियोसिटी वाइज पूछ लिया। तो तुम तो ठहरे मैथ्स के स्टूडेंट्स, तुमने फटफट फटफट कैलकुलेशन की, फटफट फटफट मेरे को जवाब दे दिया कि देखो मैडम, 5 प्रोटॉन मिलकर 3 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता तो फोर्स मतलब लगभग 0.6 इम्पार्ट करता, एक प्रोटॉन की वजह से 0.6, बराबर। वैसे ही अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो कार्बन है ये 6, अच्छा ये आया कैसे 0.6, 3/5 करके आया, ठीक है, 3/5 करके आया, सादी गणित है। अगर मैं बोलूँ कि ये 6 प्रोटॉन मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ रहे हैं, तो अगर आपके पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता तो बताओ फोर्स कितनी लगती। तो आपने कहा कि मैडम अभी कर देते कैलकुलेशन, तो आपने 4/6 कर दिया कैलकुलेशन करके। अब जो तुमने आंसर निकाला वो था 0.66। अच्छा चलो नाइट्रोजन को भी ले लेते हैं, 2,5। तो नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन्स होते हैं उसके न्यूक्लियस में, ये 7 प्रोटॉन्स मिलके इस 5 को खींच रहे हैं। अगेन मेरा वही सवाल, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होता तो उस एक प्रोटॉन को आप क्या करते? आप उस एक प्रोटॉन को खींचते, बराबर। आप उस एक प्रोटॉन को क्या करते? खींचते, है ना। एक प्रोटॉन सॉरी खींचता, कितना फोर्स लगाता? तो आपने कहा लो मैडम अब भी कैलकुलेशन करते हैं, 5/7 की फोर्स लगाता, जो कि कैलकुलेशन करने पे निकल के आई, बोलो कितनी? 0.7। अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ से यहाँ जाने पे कितना थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ जाने पे कितना थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ। सो देयरफॉर जो आप जब लेफ्ट टू राइट जाते हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो धीरे धीरे स्लोली क्या होती है आपकी? इंक्रीज होती है, धीरे धीरे, एकदम ड्रास्टिकली नहीं। 0.66 से 0.66 और 0.66 से 0.7। सो देयरफॉर यहाँ पे जो रेडियस है, जो साइज है, अभी अभी हम लोगों ने बातचीत की थी कि जब फोर्स दुनिया में बढ़ेगा तो उस बढ़ते हुए फोर्स को रोकने के लिए कौन आएगा? मतलब उस बढ़ते हुए फोर्स की वजह से क्या होगा? साइज घटेगा। इसीलिए जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आप लोगों का एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? आप लोगों की बढ़ने लगती है। तो पेपर में अगेन 1 मार्क के लिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई बताओ लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हुआ, तो आपको बताना है ग्रेजुअल डिक्रीज हुई। फिर 2 मार्क के लिए गिव रीज़न आ सकता है, बताओ आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो आपको फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा इस वजह से हुआ, है ना। अब इसमें मैं तुम्हें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट बताऊंगी, बट इस इंपॉर्टेंट पार्ट का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आपको अगेन क्लास 11th में मिलेगा। देखो जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे हमें आखिरी में नोबल गैसेस मिलती हैं, बराबर। हम जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर हमें आखिरी में नोबल गैसेस मिलती हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, और फिर आती है नियॉन, है ना। ठीक है मैडम। तो एक्चुअली में होता कैसा है, ये जो नियॉन है ना, ये आप लोगों की इनर्ट गैस है, और ये इनर्ट गैस होने की वजह से ये नियम को फॉलो नहीं करेगी। जो आपने अभी अभी ऊपर रूल बनाया ना कि जब हम पीरियड में चलते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, तो ऐसे में अगर किसी को अपना आंसर एटॉमिक साइज का
ये लिखने का मन कर रहा है कि ये कि धीरे जैसे जैसे मैडम आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगी, ठीक है, ये एलिमेंट्स ऑलरेडी लेफ़्ट टू राइट में अरेंज हैं, तो साइज़ डिक्रीज़ होगा। अगर किसी का ये लिखने का मन कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग नियॉन जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, तो मैं बता दूँ ये गलत है, ये इस पर्टिकुलर नियम को फॉलो नहीं करेगा। नियॉन क्या करेगा? नियॉन आपका सबसे स्मॉलेस्ट नहीं रहेगा, वो सबसे आगे हो जाएगा। उसके बाद लगे तो आप चीज़ों को अरेंज करते रहो नियम के अकॉर्डिंग, बट वो सबसे आगे हो जाएगा और इसका रीज़न होगा वेंडर वॉल फोर्स। इसका रीज़न बोलो क्या होगा? वेंडर वॉल फोर्स। इसका रीज़न क्या होगा? बोलो वेंडर वॉल फोर्स। ठीक है, इसका रीज़न होगा वेंडर वॉल फोर्स। अब ये वेंडर वॉल फोर्स क्या होती है? ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ते हैं 11वीं कक्षा में, अभी आप नहीं पढ़ते, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बस आप ध्यान रखिए कि जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो दाएं 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 साइज़ आपको कम करते जाना है, ऐसा नहीं करना है। जो आखिरी में इनर्ट गैस होती है उसका साइज़ ऐसे कम नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात, इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आराम से पूछे जा सकते हैं चीज़ों को अरेंज करने के लिए, बट ये काम आप तभी कर पाएंगे जब आपको खुद पीरियोडिक टेबल में पता हो कि गिवन एलिमेंट्स पीरियड वाले हैं या गिवन एलिमेंट्स ग्रुप वाले हैं, और गिवन एलिमेंट्स आपको अरेंज करके मिले हैं या गिवन एलिमेंट्स आपको अरेंज करके नहीं मिले। जैसे कि मान के चलो मैंने क्वेश्चन दे दिया सोडियम, लिथियम, रुबिडियम, सीशियम, पोटेशियम, और तुमसे कहूँगी जाओ अरेंज करो, मतलब इनको इनके एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग। तो पहले आपको इनका करेक्ट अरेंजमेंट पीरियोडिक टेबल में जैसा इनका करेक्ट अरेंजमेंट इनके पीरियोडिक टेबल में जैसा है, पहले तो आपको वो करेक्ट अरेंजमेंट पता होना चाहिए। अगर आपको करेक्ट अरेंजमेंट पता है तो ही आप कर सकते हो, अगर आपको करेक्ट अरेंजमेंट नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते। तो करेक्ट अरेंजमेंट पता है क्या है? जैसा कि मैंने बताया था, है लीना की रब से फरियाद, तो लिथियम आता है, लिथियम के बाद सोडियम आता है, फिर पोटेशियम आता है, फिर रुबिडियम आता है, फिर सीशियम आता है। और अब आपको फिर आइडेंटिफाई करना है करेक्ट अरेंजमेंट के बाद कि ये ग्रुप वाले लोग हैं कि ये पीरियड वाले। तो ये ग्रुप वाले लोग हैं, है ना, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। फिर आपको अब अपना यहाँ पे रूल अप्लाई करना है। तो आप लोगों का रूल यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे आप ग्रुप में जाएंगे साइज़ बढ़ेगा, मतलब ग्रुप में आप जितना नीचे जाते हैं साइज़ बढ़ता है। तो सबसे नीचे कौन है यहाँ पे ग्रुप में? सबसे नीचे तो सीशियम है, तो सीशियम का सबसे बड़ा साइज़ होगा, उससे कम आरबी का, उसका के का, उसका एनए का, और उसका आप लोगों का लिथियम का। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग ठीक है यहाँ पे हम लोगों का डिस्कशन समाप्त करते हैं। कोशिश तो मैंने की थी कि मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ को भी आज यहीं ले लेंगे, बट खैर उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बट एटॉमिक साइज़ वाला डिस्कशन यहाँ पे हमारा समाप्त होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना, इससे रिलेटेड रीजंस बहुत ज़्यादा फेमस है एग्जाम में। ठीक है, चलो फिलहाल इस चीज़ को अब यहाँ